हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, जल्दी से आज के इस वीडियो में आप शामिल हो जाइए, क्योंकि आज की जो क्लास है ना वो बहुत ही मजेदार रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में दूसरे चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के जो न्यूमेरिकल है ना उनको लपेटने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि सर हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत डर लगता है, बहुत टेंशन होती है न्यूमेरिकल की। अरे कुछ नहीं, सब फालतू की बातें हैं, सब बकवास है। आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, आपके अंदर जो डर है ना, नस नस से डर निकाल फेंकेंगे। ठीक है ना, दिल लगी हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि ये दिलवालों की बस्ती है, चाहत का इलाका है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सारे न्यूमेरिकल जो आपके प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हैं, इसलिए सारे न्यूमेरिकल अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेन के साथ बैठना मेरे प्यारे बच्चों। एक एक न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत लाजवाब है, हम फिर से ये चीज बोल दे रहे हैं। और वैसे भी जितने आपके चाहे वन शॉट थ्योरी वाले नहीं चैप्टर के चल रहे हैं, चाहे न्यूमेरिकल के हों, हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है और आपको बोला है कि हम फ्री में सब कुछ देंगे, तो मतलब देंगे। ठीक, चलिए पहला यहां से क्वेश्चन आपके सामने है। एक छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि एक सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर कितना विभव उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, मजा तभी आता है कि जब हम सबसे पहले सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। हमने पूरा विभव चैप्टर वन शॉट देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना, फिर उसके बाद ये पूरी क्लास अटेंड करना। ठीक, तो नहीं भी देखा कोई दिक्कत ना, देख लीजिए, बाद में देख लेना। तो यहां पे जो कुछ बोला जाए, अब देखिए न्यूमेरिकल कोई भी हो, हम कैसे सॉल्व, हमने बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने का 3 ही फंडा है, 3 ही बेसिक तरीका है। ठीक है, चाहे आप उसको ट्रिक ही समझिए। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि वैल्यू पुट कर लीजिए। मान देखिए, कह रहा है 1 सेमी त्रिज्या। अब त्रिज्या वर्ड जब बोल दिया है तो त्रिज्या वर्ड यहां पे जब इस्तेमाल किया है बच्चों, इसका मतलब वो आर का मान पूछ रहा है, मतलब दिया है, पूछ नहीं रहा है, आर का मान दिया है कि 1 सेमी है, तो इसका मतलब 1 सेमी में। और हमने आपको यह बताया था बच्चों कि जब भी कोई सेमी में हो, मिलीमीटर में हो, ठीक है ना, या फिर मतलब जैसे कोई नैनोमीटर हो, कुछ भी हो, बिना उसे मीटर में कन्वर्ट किए नहीं लगाएंगे, एमकेएस पद्धति में बदलना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर है तो मीटर में जब बदलेंगे तो 1 गुणे 10 के घात -2, क्योंकि बताया है ना बच्चों कि 1 सेमी में 10 के घात -2 मीटर होता है। आगे सवाल में कह रहा है कि 1 कूलाम का आवेश है, तो प्यारे बच्चों क्यू का मान भी दे दिया है। क्यू का मान कितना दिया है? 1 कूलाम आवेश है, 1 कूलाम आवेश है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे भाई ये माइक्रो कूलाम होता, पिको कूलाम होता, नैनो कूलाम होता, ऐसा कुछ होता तो हम पहले कूलाम में बदल लेते। ठीक है, तो अब आगे सवाल में बोल रहा है कि गोले के पृष्ठ पर कितना विभव होगा। प्यारे बच्चों, ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जिसमें Q भी है और R भी है और V का मान निकालना है? तो हम कहेंगे कि सर जी V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q/R। तो यही है ना बबुआ, यही तो है प्यारे बच्चों, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हम इसका निपटारा कर देते हैं। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, V बराबर, ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई इसका मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 9 गुणे 10 के घात 9। ठीक है, यही तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसका जो मान है यहां पे हम रख देंगे। ठीक, इसका मान 9 गुणे 10 के घात 9, इसका पूरे का मान हो गया, गुणे Q का मान बच्चों 1 है, और उसके बाद R का मान कितना, तो यहाँ पे 1 गुणे 10 के घात हम -2 कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इसमें कटने पीटने वाली चीजें है नहीं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर ये 9 है, रहेगा, गुणे 10 के घात, तो ये 9 है ही बच्चों,
ये 10 के घात -2 है, ऊपर जाएगा 10 के घात +2 हो जाएगा। तो विभव कितना, 9 गुणे 10 के घात 11 वोल्ट हो गया। और यही क्या हो जाएगा भैया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना लाजवाब। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट हैं, और हर तरीके से, जितने तरीके से, यानी जितने इसमें फार्मूले हैं और जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन रखा है। कह रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है। एक गोलाकार चालक है, उसकी त्रिज्या 9 सेमी है और इसकी धारिता तथा आवेश की गणना करना है, जिससे कि इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम मान रखेंगे, सबसे पहले मान, क्योंकि हमने बताया ना 3 नियम होते हैं, 3 ही तरीका। पहला मान रखना, दूसरा उसकी राशि में बदलाव कर देना। ठीक है, अगर सेमी है मीटर में करो, ग्राम में है किलोग्राम में करो। ठीक, जैसे अगर घंटे में है, मिनट में है तो सेकंड में करो, ऐसा। ठीक, और तीसरी चीज है फार्मूला रखना। तो पहला काम करना है कि मान उठाओ, त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या का मतलब यहां पे त्रिज्या दे दिया है आर का मान, आर बराबर 9 सेमी। अब देखिए फिर से यहां पे बच्चों सेमी में आ गया, मीटर में बदलेंगे पहले। तो मीटर में बदलने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम 9 गुणे 10 के घात -2 मीटर करेंगे, है ना, इतना करेंगे। अब आगे बोल रहा है कि इसकी धारिता तथा आवेश ज्ञात करना है, जिससे कि इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। मतलब V का मान भी दे रखा है, विभव भी दे रखा है कि 1000 वोल्ट, या इसी को हम 10 के घाते 3 भी लिख सकते हैं, याद रखना, इससे कोई दिक्कत ना। अब यहां पे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसकी धारिता क्या होगी और इसका आवेश क्या होगा। तो एक चीज समझना पहले प्यारे बच्चों, अगर आप धारिता डायरेक्टली निकालने का सोचोगे तो C बराबर Q/V। तो चलिए हम मान लेते हैं कि भैया V का मान है, बट Q का मान तो नहीं पता, Q का मान भी निकालना है। तो Q का मान भी निकालना चाहेंगे तो C का मान पता होना चाहिए, वो भी तो नहीं पता। अब कैसे जानेंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो एक चीज ध्यान दे दो, शुरू में ही बोल देता है एक गोलाकार चालक की। तो अगर आपको पता हो किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए जो फार्मूला C बराबर 4πε0 इंटू R, याद आया कुछ, तो ये विलगित गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला है, यही है ना बबुआ, याद है ना कुछ। तो ये है, यहां से अपन धारिता निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है और R का मान पता है। ठीक है, तो यहां से अब हम फार्मूला वही लगाएंगे कि C बराबर 4πε0 इंटू का R। ये क्या हो जाता है, धारिता के लिए सूत्र हो जाता है। अब देखिए 4πε0, इस देखिए अगर 1/4πε0 होता है तब इसका मान 9 गुणे 10 के घात 9 हो जाता है। बस इसी का अगर उल्टा कर दे, अगर 4πε0 का मान हमें चाहिए तो यही 1/9 गुणे 10 के घाते 9 हो जाएगा, है ना, तब ये हो जाएगा। जब इतना रहता है तब इसका मान ये होता है, बट अगर एक यहाँ पे 4πε0 अकेले करे तो भैया 1 में आ जाएगा इसका मान, तो इतना कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये मान हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे पूरा रख देंगे। तो C बराबर इसके पूरे के स्थान पे बच्चों 1/9 गुणे 10 के घात 9, और यहाँ पे R का मान जो है 9 गुणे 10 के घात -2। तो भैया 9 से 9 कट जाएगा। तो C बराबर ये देखिएगा 10 के घात -2 ऊपर है, ये नीचे से ऊपर ले जाओगे 10 के घात ये -9 क्योंकि +9 है। तो C बराबर कितना, 10 के घात -11, ठीक है, फैरड आ जाएगा। धारिता का मतलब फैरड। अब उसके बाद अगला क्या पूछ रहा था, यहाँ पे Q का मान पूछ रहा है। तो Q बराबर भाई हम देखिए लगाएंगे फार्मूला,
Q बराबर C इंटू वी। कहां से? क्योंकि बताया ना C बराबर Q अपॉन V, तो भैया क्रॉस गुणा करोगे Q बराबर C भी। अब इसलिए क्योंकि C का मान भी पता है, V का मान भी पता है, तो यहां से अपन यही फार्मूला अब लगाएंगे। ठीक, इसमें तो ये हो जाएगा बच्चों Q बराबर C का मान कितना है, तो C का मान 10 के घात माइनस 11 हमने निकाल लिया है। V कितना है, तो 10 के घात 3 या 1000 हमने किया है, तो वही चीज। अब इसको 10 के घात माइनस 11 हमने बताया ना, 1000 को 10 के घात हम 3 लिख सकते हैं, 10 के घात 3। तो यहाँ पे अब देखिए माइनस 11 प्लस का 3 जब करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा 10 के घात माइनस का 8 कूलाम, कितना आवेश। ठीक, तो ये रहा आपका धारिता और ये रहा आपका आवेश। समझ में आ गया? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर ठान लिया जाए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। नोट कर लेना। हो गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 12 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो चलिए देखते हैं। इसे ही बहुत लाजवाब तरीके से हम लगाएंगे बच्चों। पहला हमारा काम यह है कि हम उसको क्या है, वैल्यू को उठा लें। तो बोल रहा है कि 12 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, तो मतलब C का मान है। संधारित्र की धारिता दिया है कितना, 12 माइक्रोफैरड। एक काम करते हैं, इसको फैरड में नहीं बदलेंगे, जो आंसर है वो भी माइक्रो में ही, माइक्रोफैरड में ही निकाल लेंगे, सॉरी मतलब माइक्रो जूल में ही निकाल लेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, या बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक, आप बदल भी सकते हैं कि 12 गुणे 10 के घात माइनस का 6 लिख लीजिए, इतना फैरड ज्यादा बढ़िया होगा, बदल लीजिए। ठीक, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बोलोगे सर इसमें नहीं बदले हैं और बदल देते हैं, तो इसलिए माइक्रो फैरड है, तो भैया माइक्रो का मतलब ही होता है 10 के घात माइनस 6, पीको का मतलब 10 के घात माइनस 12, नैनो का मतलब 10 के घात माइनस 9। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें आप याद रखना। ठीक, हम बार बार ये चीज बोलते हैं। अब आगे कह रहा है कि भैया इसका जो 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो V का मान 12 वोल्ट की, सॉरी 12 वोल्ट कह रहे हैं, 50 वोल्ट है, तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा मतलब U का मान निकालना है। अब U बराबर, भाई हमने डेरिवेशन भी करवाया है वन शॉट में डेरिवेशन करवाया है ना बच्चों, याद है कि नहीं कुछ? U बराबर 1/2 C इंटू का V स्क्वायर, CV स्क्वायर, यही हो जाता है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो हम ये कह सकते हैं कि U बराबर 1/2 C का मान कितना, 12 गुणे 10 के घात माइनस ये 6 है। अब उसके बाद यहाँ V का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो U बराबर काट दीजिए ना, 2 छंग 12, तो 6 गुणे 10 के घात माइनस 6। अब गुणे में यहाँ तो भाई 5 मतलब 5 पंजे कितना होता है 25, और उसके बाद ये डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो U बराबर, तो भैया 25 छक्का 150, 150 ये हो गया। अब उसके बाद जीरो देखिए, 25 छक्के ये 150, 2 जीरो इसके साथ में है, ये भी लगा दीजिए। ठीक, ये जीरो इसके साथ यहाँ कितना, हाँ ये ठीक है। अब उसके बाद गुणे 10 के घात ये माइनस का 6 है। ठीक, ये 6 है। अब यहां पे हम कह सकते हैं कि U बराबर, अब इसको कोटिमान के रूप में लिखिए, यानी इसको सही सही लिखिए। अब सही सही जब कोटिमान के रूप में जब लिखना चाहेंगे बच्चों एकदम सही रूप में,
तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहां पर 1 जब 5 करेंगे गुणे 10 के घात, अब इधर जब 4 अंक घात में जब जोड़ेंगे तो -6 प्लस का जब 4 करेंगे तो भैया 10 के घात -2 ही आएगा। देखिए एकदम तोड़ कर बता रहे हैं, एकदम बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट भी होगा ना, एकदम मौज में, एकदम लाजवाब तरीके से समझ जाएगा। तो यहाँ 10 के घात में -2 जूल में आ गया, ठीक है ना, इतना जूल आ गया, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान देना, बहुत सिंपल होता है, कोई इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, नोट कर लीजिए। हो गया ना बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफैरड तथा मतलब 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड है और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कह रहा है कि इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। देखिएगा कि भैया 3 धारिता है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों C1 C2 C3 है, और इनकी तुल्य धारिता मतलब C का मान निकालना है। तो इनको हम देखिए, जो भी रहे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर माइक्रोफैरड में है, पिकोफैरड में है, तो उनको रहने देते हैं, इनको नहीं बदलते हैं फैरड में। कारण यह है कि इनका जो आंसर आएगा सेम उसी तरह से आते हैं, तो हम उसको बढ़ाकर घात के रूप में मतलब नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो धारिता दिया है क्रमशः 2 माइक्रोफैरड, दूसरे का दिया है 4 माइक्रोफैरड, और तीसरे का दिया है भैया 6 माइक्रोफैरड। तीनों धारिताएं हो गई और यहां पर पूछ रहा है सी का मान। ओ भाई खांसी कहां से आने लगी है, 1 मिनट पानी पी लें। देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना। हाँ भाई बिल्कुल, मतलब ज्यादा दिमाग ना चलाओ। बोल ये रहा है कि अब देखिए कह रहा है ये किस क्रम में जुड़े हैं, बस इतना ध्यान दो, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब श्रेणी क्रम में भैया चूंकि ये क्या है, श्रेणी क्रम है, तो प्यारे बच्चों जो श्रेणी क्रम का इनका सूत्र होता है, जो श्रेणी क्रम के लिए इनका फार्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है श्रेणी क्रम के लिए 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। भाई और होता तो C4 कर देते, C5 करते। तो ये हो जाता है संधारित्र का संयोजन का श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में क्या चलता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 ऐसे करके। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1/c बराबर 1/c1 का मान 2 प्लस 1/c2 का मान 4 प्लस 1/c3 का माइनस मतलब मान कितना 6 है, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों 1/c बराबर, या एलसीएम ले लेते हैं ना बबुआ, कितना 6 लेंगे, मतलब कितना लेंगे 6, ठीक है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है भैया जो इन सभी से कट जाएगी, तो इनमें सबसे जो मैक्सिमम होगी, ठीक, वो क्या है एलसीएम में हम 6 होगा। तो 2 तिहाई 6 3 बार में कटेगा, फिर उसके बाद सॉरी 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 6 कहाँ होगा भाई, 6 बोल रहे हैं, मतलब 6 नहीं होगा, तो 12 होगा, 12। तो भैया 2×12 हो जाएगा, उसके बाद ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, उसके बाद ये 6×2 12 हो जाएगा।
तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 1/c बराबर कितना, 6 3 9 2 11, 11/12। बट हमको c बराबर चाहिए, जब हम c बराबर कहेंगे यही मान उल्टा हो जाएगा 12/11। और जब जिसमें मान दिया था माइक्रो फैरड में दिया था, तो आंसर भी माइक्रो फैरड में ही हो जाएगा, और यही क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ये थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमने बताया था पहले ही, हर एक चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे, 2 से 3 चैप्टर, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड दिखाई पड़ेंगे हर एक चैप्टर में, जिसमें गुना गुनी पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन, ये 2025 के पेपर में आया भी था, 2024 में इसी तरह का सेम आया था, 2026 के भी पेपर में आया था, तो आता है। ठीक है, कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है जब पहला है प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, दूसरा है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तीसरा है प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। मतलब ऐसी स्थिति पर संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए एक एक कंडीशन समझते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला है क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो प्यारे बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू का D। यही तो होता है ना भैया, यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब चलिए एक एक कंडीशन अप्लाई करते चले जाते हैं। सबसे पहली चीज ये बोला कि प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दे। ठीक है, पहला कहा कि प्लेटों के बीच दूरी दोगुनी कर दें, दोगुनी कर दें, अर्थात जो d का मान है उसके स्थान पर 2d रख दें। भैया दूरी दोगुनी करने का मतलब क्या है, यही है, तो d के स्थान पे 2d। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा फार्मूला, अब देखिए धारिता C डैश बराबर हम करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट इंटू का A अपॉन D के स्थान पे 2d लिखेंगे, या फिर इसको हम C डैश बराबर, भैया हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को 1/2 लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन का D ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके पूरे के बराबर क्या है भैया, C है, तो हम लिख सकते हैं कि C डैश बराबर, भैया इसके स्थान पे पूरा C, तो C/2, तो अर्थात लिखेंगे क्या भैया कि धारिता आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना बड़े आसान से होते हैं, ठीक, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना होता भैया, ठीक इसी तरह से ये क्वेश्चन लगते हैं, ये बड़े आसान वाले होते हैं। अब देखिए दूसरी चीज क्या कहा था भैया, पहली चीज तो ये हो गई कि धारिता आधी हो जाएगी, दूसरा कह रहा प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दें, क्या कर दें, क्षेत्रफल आधा कर दें, तो बोल रहा है क्या कि क्षेत्रफल आधा कर दें। अब क्षेत्रफल आधा कर दें कहने का मतलब यह है कि जो A का मान है
फार्मूले में वो a/2 कर दें, मतलब क्षेत्रफल को आधा कर दें। तो भैया फार्मूला जो आपका है तब वो कह रहा है सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना बच्चों कि सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट ए होता है, ए के स्थान पे अब की बार a/2 कर दें और अपान डी। ठीक है, तो इसमें भी यहां पे समझो 1/2 है, नीचे आ जाएगा तो सी डैश बराबर ये 1/2 नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ये फिर से वही चीज ऐसे बन जाएगा भैया। तो इसके एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं सी डैश बराबर पूरे के स्थान पे ये है तो c/2, इसमें भी यानी जैसे यहां पे बच्चों क्या था, यहां पे भी क्या धारिता आधी हो गई थी, तो इसमें भी धारिता क्या है आधी हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या चीज, धारिता आधी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें। अब कोई हम ऐसा परावैद्युत पदार्थ भर दें मान ले के, ठीक ठीक, तीसरे में कह रहा है परावैद्युत पदार्थ भर दें। अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, कहने का मतलब है कि इसी फार्मूले में बच्चों क्या कर दिया जाए कि हम कोई आगे के लगा दें। तो यहां पे ऐसे केसेस में सी डैश बराबर हो जाएगा, जैसे के आगे लगाकर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कर दें। अब भैया इसके पूरे के बराबर तो ये सी होता ही होता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं सी डैश बराबर के इंटू का सी। अब इसका मतलब ये क्या क्या है, के इंटू सी का मतलब ये है बच्चों कि धारिता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां लिखेंगे, नीचे कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, धारिता क्या है भैया, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये सारे क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी अब आएंगे, देखिए कहीं कहीं आपको बोल देगा ये 2/3 हो जाए धारिता, या बोल दे आधी हो जाए, यहाँ पे 2 गुनी कर दे, या 1/3 कर दे, 2/4 कर, मतलब 1/4 कर दे, कुछ भी करे मेरे प्यारे बच्चों, हमें उससे नहीं मतलब है, लगाना सेम इसी तरीके से है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये बड़ा ही यूनिक और लाजवाब, ये पिछले कई मतलब विगत ईयर में कई बार देखने को मिला है। तो भैया इसको तो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे जरूर ऊपर, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये ज्यादा ही लाजवाब क्वेश्चन है भैया। इसलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का जो व्यास है, व्यास कितना दिया है, 8 सेमी दिया है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, व्यास भैया डी होता है, कैपिटल में डी, डी का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है कितना, 8 सेमी, हाँ 8 सेमी। तो भैया व्यास दिया है, हम त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे 8/2, काट के ये भैया 4 आ गया। तो आर का मान कितना आ गया बच्चों, आर का मान आ गया 4 सेमी। अब देखिए सेमी में है
तो सबसे पहले हम मीटर में इसको निकालेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 4 गुणे 10 के घात माइनस का 2 मीटर। अब आगे सवाल में कह रहा है कि प्लेटों के बीच वायु भरी है, यानी के का मान जो है वो 1 है, परावैद्युतांक। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेमी की त्रिज्या के बराबर है, यानी एक और त्रिज्या दिया है, तो भैया उसको हम कैपिटल आर से दर्शा देते हैं कि मान लेते हैं एक और है गोले की त्रिज्या, क्योंकि गोला बोल रहा है, उसको कैपिटल आर से दर्शा देते हैं। इसको बोल रहा है कि 100 सेमी है। अब भैया 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेमी है। अब 100 सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि 100 सेमी में 1 मीटर, तो 1 मीटर हो गया। अब आगे बोल रहा है कि ये इसके बराबर है, तो इनके बीच के प्लेटों की दूरी, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी निकालना है डी का मान। अब देखिए, अभी तो आपके समझ में आया ही नहीं होगा कि एक्चुअल में मैटर क्या है। प्यारे बच्चों ये समझो, कह रहा एक समांतर प्लेट संधारित्र है और एक तरफ कोई गोला है। जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है गोले की धारिता के बराबर है। यहां पर वही चीज कह रहा है, पढ़िए जरा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास इतना है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता के, यही मेन पॉइंट है, बराबर हो, तब कह रहा है इसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए भैया आराम से निकालते हैं अब हम इसको। प्यारे बच्चों अब हम आराम से निकाल पाएंगे। तो मतलब देखिएगा, यहां पे कह रहा है सबसे भैया भाई बोल रहा है ना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये बराबर किसके कह रहा है, ये बराबर है गोले की धारिता, गोले की धारिता के बराबर है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जरा फार्मूला बताइएगा आप लोग, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही तो होता है, बराबर गोले की धारिता का फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू का आर होता है। बट यहां स्मॉल आर नहीं लिखेंगे भैया, क्योंकि इस वाले गोले की त्रिज्या जो है वो 100 सेमी है और इसको हम कैपिटल आर से दर्शाए हैं, इसलिए बबुआ यहां पे हम कैपिटल वाला आर लिख देते हैं, क्योंकि ये वाला आर तो एक समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों का व्यास दिया है उसका। ठीक है ना। चलिए अब यहां पे सब कुछ क्लियर हो गया, बट ए का मान नहीं पता है ना भैया, तो हम कहीं पर ए का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान, ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रहने देते हैं, आर का मान देखिए है ना कितना है, तो ये हो गया 4 गुणे 10 के घात माइनस का 2 पूरे का स्क्वायर। तो भैया कितना, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 पाई गुणे ये 10 के घात माइनस का 4, ठीक, ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये ए का मान। तो अब क्लियर हो गया, तो कटने वाली चीज में ये पाई मतलब एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो बचा क्या है, ए बाई यहां से डी बच गया और इधर 4 पाई इंटू का आर बच गया। तो भैया क्या करेंगे हम, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, है ना। तो यहां से मान रख दीजिए भाई, इसका मान ए का मान कितना है, तो ये है प्यारे बच्चों 16 पाई गुणे 10 के घात माइनस का 4 अपान डी का मान तो अपने को निकालना है, बराबर 4 पाई रहने दीजिए, आर का मान, कैपिटल आर का मान 1 है। तो भैया काट देते हैं ना, 4 चौकैयम 16, यानी 4 चौके 16 हो गया, कितना बचा, 4 गुणे 10 के घात माइनस का 4 अपान डी, और बराबर में इधर एक ही बचा। तो कहने का मतलब डी बराबर 4 पाई, सॉरी पाई कहाँ रहा, पाई तो कट गया ना, तो भैया 4 गुणे 10 के घात माइनस का 4 मीटर में, ठीक है।
यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज्यादा डराते हैं और बच्चे डर भी जाते हैं और उनको अक्सर साइड में छोड़कर चले जाते हैं। बोल दिया 2 गुना, 3 गुना, 1/3, 2/3, 1/4, ऐसा अगर किया तो हमने ये चीज अक्सर देखा है कि बच्चे समझते हैं कि यार ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है। अरे कुछ भी नहीं है, बस आपको डराने के लिए दिया जाता है। चलिए देखते हैं एक ऐसे ही लाजवाब से क्वेश्चन को जो बहुत ही देखने में डिफिकल्ट है लेकिन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की जो धारिता है ना बच्चों, वो 16 पिको फैरड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो घटाकर आधी कर दी जाए तथा उनके बीच परावैद्युत 3 का कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा इसमें क्या कुछ कह रहा है, साथ साथ लेकर चलिए। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, तो भैया हमें पता है कि जो समांतर प्लेट प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, यहाँ पे जो वायु है उसके लिए करना चाहेंगे तो वायु, अर्थात उसके लिए भी तो के का मान 1 होता है, तो कोई मतलब है नहीं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है हमें पता है, यह फार्मूला क्या होता है बच्चों, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, यही होता है। और इतने पूरे का मान जो दे रखा है वो 16 पिको फैरड दिया है। ठीक, पिको फैरड को ही पिको फैरड में रहने देते हैं, बदलने की कोई जरूरत ना है। तो ये कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये बराबर 16 पिको फैरड है, क्योंकि आंसर भी हम पिको फैरड में लाएंगे तो बदलो ना। अब आगे ये दिया बच्चों कि यदि उनके बीच की दूरी घटाकर आधी कर दी जाए, तो कहने का मतलब जो है वो दूरी जो कह रहा है, अब उस दूरी को क्या कर दें, आधी कर दें, d/2 कर दें। अब जैसा कहेगा भैया 2/3 करेगा तो हम 2/3 d लिख सकते हैं, या 2d/3 ऐसे चाहे जो लिखो वही। 1/3 करेगा तो 1/3d लिखिए या d/3 करिए, तो चाहे जो कहे। यहाँ 2/3 करके आया, कई एक बार तो 2/3 करके आया है क्वेश्चन, तो वही चीज। और कह रहा है उनके बीच कोई परावैद्युत 3 का कोई पदार्थ भर दो। तो भैया परावैद्युत कोई 3 का पदार्थ भर दें तो इसका मतलब के का मान भी दे रखा है। के का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तब ऐसी स्थिति में अब जो धारिता है, इसको सी डैश से मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगी। अब जो धारिता है वो उस धारिता का मान कितना होगा, ये है। तो अभी तक इसमें हमने कुछ किया नहीं किया ना, केवल और केवल यहां पर हमने मान रख दिया है। अब जब मान रख दिया बच्चों, अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, हम क्या है कह रहा है कि इतना सबको दे दिया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इतनी है, फिर कह रहा दूरी घटाकर इतना कर दिया जाता है, फिर और यदि कोई परावैद्युत पदार्थ का 3 है वो भर दिया जाए, तब जो नई धारिता है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो नई धारिता के लिए जो अब सूत्र लगाएंगे, तो C डैश बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। भैया के इसलिए लगाया है क्योंकि के अब की बार परावैद्युतांक पदार्थ का मान दिया है। ठीक है, और वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 हो जाता है, इसलिए आगे दिया था तो यहाँ के का मान नहीं रखे हैं, क्योंकि के का मान 1 होता है निर्वात अथवा वायु के लिए।
अब यहां पर प्यारे बच्चों बस मान रख देना है कि C डैश बराबर K का मान 3 है, एप्सिलॉन नॉट A अपान D के स्थान पे D बाई 2 रख देंगे। क्या रख देंगे? D बाई 2 रख देंगे बच्चों। फिर उसके बाद लिखेंगे C डैश बराबर, भैया बटे का बटे है ऊपर भेज दीजिए, 3 दूना ये ऊपर जाएगा तो 3 दूना 6 हो गया, गुणे एप्सिलॉन नॉट A अपान D, ये इतना हो गया। अगर आप नजर डालें, बस एक नजर फेर दो बच्चों यहां पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो आप पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इसके पूरे के बराबर 16 पिको फैरड मान दिया गया है। तो हम ये कहेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों कि यहां पर क्या हो जाएगा, सी डैश बराबर, सी डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हुआ ना, और इसका पूरे का मान कितना दिया, 16 दिया है, तो ये हो जाएगा 16 छक्के 96। तो सी डैश बराबर 96 पिको फैरड। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया ना? चलिए अब यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन आपका इसके बाद वाले चैप्टर में वैद्युत धारा वाले में भी पूछा जाता है, ठीक है, और यहां पर भी आता है। तो ये आपका एक परिपथ दिखाई पड़ रहा है, इसमें पूछा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात करना है तुल्य धारिता, दूसरी चीज 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों पर आवेश। प्यारे बच्चों एक आपको चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, पहले समझना, थोड़ा सा समझ लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक चक्रीय चतुर्भुज, अगर हम इसका नाम P दे दें, इसका नाम Q दे दें, इसका नाम R दे दें, इसका नाम S दे दें, और ये एक बीच में भुजा है, ठीक है, तो ये आपने हो सकता है पिछली कक्षा में पढ़ा हो थोड़ा बहुत, ना है तो कोई बात नहीं, बाकी आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। जब ऐसी सिचुएशन बने तो इसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं, समझना इस बात को, ठीक है ना, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं खराब है, क्या हम पागल हैं जो बड़बड़ा रहे हैं, नहीं ना। तो भैया पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले इस बात को समझिए, तब आप चुटकियों में लगा पाओगे। तो भैया P अपान ये P क्यू आर एस, अगर ऐसी स्थिति दिखाई पड़े बच्चों तो P अपान क्यू बराबर R अपान एस, ये व्हीट स्टोन सेतु का नियम कहता है। यानी इनमें क्या होता है, इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है, वैल्यू बराबर होते हैं। तो क्या ये व्हीट स्टोन सेतु का पालन करता है? उसके बाद बीच में चाहे जो मान रहे वो मान निष्क्रिय हो जाता है। जैसे यहां पे अगर आप नजर डालें तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना है, ठीक है, और यहां बीच में भी एक मान दिया है बच्चों, और ये, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ये एक व्हीट स्टोन सेतु है। जैसे 12 बटे अगर 6 कर दें बराबर 6 बटे 3, यानी P इसको मान लें कि इसको P अपान Q बराबर R अपान S, तो भैया 6 दूना 12, 3 दूना 6, तो मतलब समझो 2 बराबर 2, ठीक है, 2 बराबर 2 या 1 बराबर 1, अर्थात व्हीट स्टोन सेतु है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे रसगुल्लों अब ये समझना कि ऐसी स्थिति में ये जो 2 माइक्रोफैरड है ये निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक। तब तो आई बात समझ में, तो यहां पे हम थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे बच्चों कि यहां पे ऐसे ही कि 12 बटे ये 6 बराबर 6 बटे कितना 3, वे बार P अपान Q बराबर R अपान S, ये तो यहां पर लिख देंगे कि चूंकि यह व्हीट स्टोन सेतु है, व्हीट स्टोन सेतु है, ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा कि 2 माइक्रोफैरड फैरड के संधारित्र में, मतलब 2 माइक्रोफैरड का जो संधारित होगा,
वो क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। बस यही बात समझाना चाह रहे थे। जब ऐसी सिचुएशन आए तो ये निष्क्रिय हो जाता है, बट ये परिपथ अगर ऐसा ना होता तब ऐसा ना होता। ठीक है, बस ऐसे परिपथ के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पे ध्यान से समझना कि यहां अब हम क्या है, तुल्य परिपथ मतलब तुल्य धारिता निकालेंगे। तो तुल्य के लिए जरा पहले ये से यहां ये गया हुआ है भैया, तो यहां 12 फैरड है, 12 माइक्रोफैरड, फिर उसके बाद 6 माइक्रोफैरड। तो इसका मान कितना है 12 और इसका मान कितना है 6। हमने ये चीज पढ़ा है कि जब एक सिरे का मतलब जब किसी संधारित्र का दूसरा सिरा किसी दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ जाए तो वो क्रम श्रेणी क्रम होता है। तो ये 12 और ये 6 श्रेणी क्रम में है। तो हम लिखेंगे बच्चों, हम थोड़ा यहां पर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 12 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड क्या है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है बच्चों, तो श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र होता है, अब इसको मान लेते हैं 1/, ये C1 डैश से मान लेते हैं। तो ये 1/C1 प्लस समझो 1/C2 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे मान C1 का मान हम 12 मान लेते हैं, C2 की जगह पर हम 6 मान लेते हैं। ठीक, ये भुजा जुड़ी है और इधर से ये वाली ये जुड़ी है। तो यहाँ पे 1/, ये C1 डैश बराबर 1/, ये भैया 12 और प्लस का 1/, ये 6। अब इसको बच्चों थोड़ा शॉर्ट करते हैं। अब यहां से ध्यान समझिएगा, ठीक है। इधर भी पहले है यहां, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/C1 डैश बराबर, हमने क्या इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 12। तो भैया 12 एकम 12 हो गया, 6 दूना 12 हो गया। ठीक, 1/, ये कितना C1 डैश बराबर 3/12, 3 चौके 12 हो गया। तो ये हो गया 1/C1 डैश बराबर 1/ कितना 4, या फिर कह सकते हैं C1 डैश बराबर भैया 4 कितना माइक्रोफैरड। ये C1 डैश यानी इस वाली भुजा का मान निकला है, इस वाली का। अब इसी तरह 6 और 3 भी तो जुड़े हैं ना बबुआ, तो इसका निकालेंगे। तो अब यहां से फिर वही चीज लिखेंगे कि 6 माइक्रोफैरड तथा कि 3 माइक्रोफैरड, ये भी क्या है भैया, ये भी तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो भैया ये श्रेणी क्रम में है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको 1/C2 डैश से कर लेते हैं। ठीक है, इसको 1/C2 डैश से करते हैं। तो 1/, यहाँ C1 का मान समझो कितना 6 प्लस 1/C2 का मान समझो कितना इधर है 3। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/C2 डैश बराबर, भाई इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना 6 हो गया, 6 कम 6 बच्चों, उसके बाद 3 दूना 6। तो 1/C2 डैश बराबर 3/6, काट देते हैं, 3 दूना 6। तो भैया कितना आ गया, 1/C2 डैश बराबर 1/2, या लिख सकते हैं कि C2 डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यहां पर इतना मान आ गया, इधर लिख देते हैं C2 डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड। तो यहां पे एक मान, तो भैया ये आ गया C1 डैश बराबर, अब ये दोनों मिलकर एक बन गए, ये दोनों मिलकर एक, ठीक है ना, ये दोनों एक हो गए, ये दोनों, ये तो बीच का निष्क्रिय है ये, और यहां पर 10 वोल्ट है। अब ये फिगर कुछ अलग नजरिए से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम तुल्य निकाल लेंगे। अब तो तुल्य निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तुल्य निकालने के लिए देखिए, अब तो थोड़ा सा जो फिगर है ना, वो फिगर कुछ अब बदल जाएगा। अब उस फिगर का जो फॉर्मेट है ना बच्चों, वो बदल जाएगा। अब कैसे बदलेगा, चलिए देखते हैं।
वो फिगर जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक, मतलब दोनों मिलकर ये भुजा ऐसे हो गए और यहां पर ये हो जाएगा। ठीक, इसका मान कितना आया था भैया? इस पूरे वाले का मान, इसका मान, ये ऊपर वाले का मान तो समझो यहाँ 4 और नीचे वाले दोनों का मिलाकर 2 आया था। ठीक है, और यहां 10 वोल्ट है, तो ये जो ऊपर दोनों मिलकर आ गए हैं ये तो 4 माइक्रोफैरड हो गया, और ये तो कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड, और ये 10 वोल्ट है, और जो बीच का है वो निष्क्रिय हो गया। अब ये फिगर और छोटा बन गया, आसान। अब हमें पता है बच्चों, जैसे इसकी एक भुजा यहां पर है, इसकी दूसरी भुजा यहां पर, इसकी भैया दूसरी भुजा यहां पर भी है, और इसकी भी भुजा यहां पर है। हमें यह पता है जब क्या है, किसी एक संधारित्र के एक सिरे किसी एक बिंदु से, दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से, इसी तरह कोई तीसरा होता है इसका, ठीक है, ऐसे जब जुड़ते हैं तो वो कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। तो अब यहां पर लिखेंगे भैया कि 4 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अब जब समांतर क्रम में है बच्चों, तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला जो होता है भैया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 ऐसे डैश डैश करके। तो यहां पर 2 ही हैं, तो इसलिए C बराबर C1 का मान समझो 4, C2 का मान समझ लो 2 है। ठीक है, तो इसलिए C बराबर कितना? 6 माइक्रोफैरड। मतलब आपका एक आंसर कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरड, ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरा जो सवाल में कह रहा था वो ये कह रहा था कि इस 3 वाले संधारित्र के सिरे में और इस 2 वाले में, दोनों में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो भैया सबसे आवेश निकालने के लिए धारिता कितनी, तो भाई वो चीज देखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे दूसरे के लिए कि 3 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश। तो भैया आवेश के लिए फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला Q बराबर C इंटू का V। अब C का मान कितना है? तो 3 माइक्रोफैरड वाली भुजा है, इस पे कितना संधारिता आपने निकाला है? तो 3 वाली भुजा यानी दूसरे के लिए, तो दूसरे वाले पे भाई 2 माइक्रोफैरड निकाला है, और विभव कितना है? 10 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों यहां पे C2 डैश वाला है, तो यहां हम कह सकते हैं विभव C2 डैश वाला है। तो ये निकल आएगा कितना? ये निकल आएगा कि Q बराबर C2 डैश का मान कितना निकाला था? 2, और उसके बाद V का मान कितना है? 10। तो Q बराबर 20, ये माइक्रो कूलाम, क्योंकि अभी तक सब माइक्रो में चल रहा है भैया, तो इसलिए इसको भी वैसे ही लिखेंगे माइक्रो कूलाम। एक ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है, अगला कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरड में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो हमने शुरू में ही लिख दिया है बच्चों कि ये जो है पूरा का पूरा जो परिपथ है संतुलन की अवस्था में, मतलब ये एक व्हीट स्टोन सेतु है। जब व्हीट स्टोन सेतु बनता है इस तरह से परिपथ, तो बीच वाला जो भी यहां रहेगा, ठीक है, वो निष्क्रिय हो जाएगा। अब जब 2 माइक्रोफैरड निष्क्रिय हो जाएगा तो इस पे आवेश कितना होगा? आवेश भी शून्य हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि 2 माइक्रोफैरड क्या है? संधारित्र निष्क्रिय है। अतः इस पे आवेश कितना हो जाएगा भैया? शून्य होगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, तो भैया नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। और एक चीज, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल देते रहे हैं भैया, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपके एग्जाम में ये जब भी आता है, या तो ये 3 नंबर का आएगा या तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए बहुत लाजवाब है। हो गया, उसके बाद ये कर लेना। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो, आपके पास जो बुक है चाहे जिस राइटर की, और भी जो आपके स्टडी सोर्सेज हैं, वहां से न्यूमेरिकल को लगाइएगा। अब आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और खास तौर पे ऐसे सारे क्वेश्चन जो आप इस पे मिलेंगे, ठीक, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, बहुत इंटरेस्ट के साथ आप लगाओगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो, प्यार से लाइक कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।